नमस्कार। बधाई हो, मोदी जी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस नेहरू का जिन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो नेहरू जो लगभग 9 बार जेल गए, वो नेहरू जिन्होंने आधुनिक भारत रूपी इमारत की नींव रखी। ये तुलना हो क्यों रहा है? इससे पहले कि इस पर बात हो, आपको एक छोटा सा संदर्भ बताते हैं ताकि आपका रूप निदर्शन स्पष्ट रहे। पुराने ज़माने में राजा महाराजा, राजे रजवाड़े, जमींदार, सुल्तान, जिले सुभानी, ये लोग दरबार में भाट रखते थे। राजगायक, राजनर्तकी, राजविदूषक, कथाकार, कविताकार, और ये सभी लोग राजा महाराजा के शान में झूठे कसीदे पढ़ते थे, उनके बहादुरी की झूठी कहानियाँ लिखते थे। कोई लिखता था कि शब्द बाण चला देता है, कोई लिखता था कि तरंग बाण चला देता है, कोई ये कहता था कि कटे हुए सर को लेकर के युद्ध लड़ रहा है, और फिर अलग अलग भाषाओं में, बोलियों में उसको परोसा जाता था ताकि जनता में यह भ्रम बना रहे कि उसका राजा बहुत वीर है, परम प्रतापी है, न्यायप्रिय है, बड़ा विद्वान है। अपभ्रंश में इन सबों को भाट कहा जाता है, और इन लोगों की रचना, इन लोगों के जो हरकत थे उसको भाटगिरी बोला जाता था। जब प्रजातंत्र का आगमन हुआ, डेमोक्रेसी का उदय हुआ, तो ये भाटगिरी जाती रही। संविधान बना, लोगों को अधिकार मिले, और फिर देश और दुनिया के अन्य मुल्क भी उसी तरफ अपने समाज को ले जाने की शुरुआत की। लेकिन भारत को लगता है कि वही दिन बड़ा प्यारा है। मोदी जी की शान में जिस तरीके से इनके मंत्री, इनके विधायक, सांसद, एनडीए के दूसरे मंत्री, चिराग पासवान को सुन लीजिए, किरण रिजिजू को सुन लीजिए, यहाँ एक से एक नमूना बिहार में मंत्री है। कोई महामृत्युंजय यज्ञ करा रहा है, कोई पाठ करा रहा है, और जो भाटगिरी किया है, माने इससे आपका जो सिर है वो शर्म से झुक जाएगा। आफ्टर ऑल मोदी जी को आप सबसे पहले इसको समझिए कि आफ्टर ऑल ये कंपैरिजन करने का कि 4398 दिन जवाहरलाल नेहरू रहे, हालांकि उसको 47 से 52 कोई लोग नहीं जोड़ता है। बहरहाल वो एक अलग इशू है, कभी उस पर भी बात करेंगे। तो कि साहब अब तो 4399 दिन पार हो गया, तो अब तो बन गया। तो ये नैरेटिव चला कौन रहा है? ये चला रहा है वो पत्तलकार मीडिया, जूता चप्पल चाटने वाले, ये जो मेन मीडिया के लोग हैं, अखबारों के लोग हैं, जिनकी बागडोर उनके आकाओं के हाथ में है। उन लोगों का ये नैरेटिव गढ़ा हुआ। क्यों गढ़ा हुआ है? क्योंकि देश अभी मल्टीपल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अभी हाल में ही ओमान गल्फ के पास एक भारतीय जहाज पर अमेरिकी नौसैनिक ने निशाना साधा। 24 जो सेलर्स थे उसमें भारतीय नागरिक वो किसी तरह से बच गए। और भारतीय दूतावास के बयान को जरा सुन लीजिए। We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. These attacks came from the U.S. Navy that is stationed there. They are not Indian-owned ships. They are all foreign flag ships. These attacks must cease and end. We also conveyed that that dialogue and diplomacy is the way forward for peaceful resolution of the conflict. इसको निशक्त किया गया, इसको अक्षम किया गया। हमें ये पता चला कि ये जहाज पलाव के झंडे के साथ समुद्र में अपना काम कर रही थी। हमको ये भी पता चला है, और ये हमको जानकारी है कि जहाज के बीच और अमेरिकी नौसेना के बीच, उनके बीच वार्तालाप हुई। इस घटने से पहले इस जहाज पर 24 भारतीय
नागरिक कार्यरत थे। जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। साथ ही साथ अन्य जो पक्षधर इसमें है, एमआरसीसी है, भारतीय जहाज मंत्रालय है, सबके साथ बातचीत करके तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 24 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। आपने इस बयान को सुन लिया। इन लोगों को हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ बोले। तो जब भारत यहाँ आर्थिक बवंडर में, आर्थिक सुनामी में फंस रहा है, इंडियन इकोनॉमी का जहाज बहुत तेजी से बरमूडा ट्रायंगल में फंसने जा रहा है, कर्ज के तले यह देश इतना डूबा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने चेतावनी दी है इस देश को कि अगर आप कर्ज के इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आप एक दिन डूब जाइएगा। जहां भ्रष्टाचार और सरकारी एक्सपेंडिचर इस तरीके से बेतहाशा बढ़ गया है, जहां युवाओं के भविष्य अधर में है, हर परीक्षा के प्रश्न लीक हो रहे हैं, हर नियुक्ति में घोटाले हो रहे हैं, रोड्स बनते हैं, बनते के साथ टूट जाते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं और धंसते हैं, इमारतें बनती हैं और गिरती रहती है, जुडिशियल करप्शन अपने उत्कर्ष पर है, चरम सीमा पर पहुंच गया। और जिसको बोलते हैं नेताओं, जजों और ब्यूरोक्रेट के पब्लिक इमेज उतार तार हो चुके हैं। वैसी स्थिति में एक नया नैरेटिव गढ़ के इन सभी चीज़ों से पब्लिक का ध्यान हटाने का ही एक नैरेटिव, और कुछ नहीं है। वैसे भी कंपैरिजन क्यों होता है? कंपैरिजन वही करता है जिसको कॉम्प्लेक्स होता है। अक्सर देखिएगा जिस आदमी का हाइट कम होगा वो किसी लंबे आदमी के पास जाएगा तो उसको नापने की कोशिश करेगा। अक्सर वो औरतें जिनको ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम कम खूबसूरत हैं, वो अपनी खूबसूरती को किसी अन्य महिला जो अपेक्षाकृत कथित रूप से ज़्यादा खूबसूरत होती है उससे कंपेयर करती रहती है, और उससे उसके अंदर का जो एक कॉम्प्लेक्स है, अंदर का जो बौनापन है, अंदर का जो एक कुंठित मानसिकता है, उसको थोड़ा सुकून मिलता है। तो इस तरीके से मोदी जी को नेहरू जी के सामने कंपैरिजन करना, वैसे भी वो जिसको बोलते हैं ना सूरज के सामने दीपक दिखाना है, मोमबत्ती दिखाना है। तो इस ओछेपन से कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई है। पहला कि तथा प्रजा तथा राजा, जब इस देश में लोगों ने मूर्खतापूर्ण हरकत कर अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय देते हुए जब 5 किलो अनाज और 10-20 हज़ार रुपया लेकर वोट देगी तो ये डिज़र्व करती है ऐसा ही सरकार। आई रिपीट, ये डिज़र्व करती है ऐसा ही सरकार। जिस देश का नागरिक सेल्फ डिसिप्लिन को कमजोरी, जिस देश का नागरिक उदंड और अपराधी नेताओं को दबंग नेता और मेरा आइडियल मानता हो, जिस देश का नागरिक जाति के आधार पर अपने समाज के हर क्रिमिनल का महिमा मंडन करता हो, और जहां अंधभक्तों की फौज खड़ी हो गई हो, वहां पर इस तरह की हरकत करना बड़ा लाजमी है। और आप देखिएगा कि अंधभक्तों की एक बड़ी जो फौज है वो इसी से आह्लादित है कि मोदी जी तो 4398 दिन के रिकॉर्ड को पार कर लिया है, और इस पर चौक चौराहे, स्टेशन, बस स्टैंड में ज़बरदस्त चर्चा होती है। वस्तुतः ये पूरा खेल, आप वैसे शासकों की कहानी को पढ़िएगा तो पैरेलल ड्रॉ होगा, जहाँ कोई शासक एक छत्र शासन किसी देश, किसी राज्य, किसी राष्ट्र पर करना चाहता हो तो सबसे पहले उसको देश के नागरिक, खासकर युवा, महिला और इस तरह के लोगों पर अंधभक्ति का और मूर्खता का चश्मा चढ़ाना होता है ताकि सब चीज़ उसको हरा हरा दिखे। दूसरा चीज़, उस राष्ट्र या उस समाज के लोगों की आर्थिक सबलता को छीन लिया जाता और उसको आर्थिक रूप से दुर्बल बना दिया जाता। तीसरा, उस राष्ट्र के तर्कपूर्ण समझ को जमींदोज कर दिया जाता है, शिक्षा को बर्बाद करके, सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करके। और चौथा और अंतिम चीज़ कि उस देश के मीडिया पर कब्जा किया जाता है
ताकि वो रात दिन उस डपोर संखी शासक का महिमा मंडन करते रहे। तो इसको बोलता है 100 लाइज मेक्स ए ट्रूथ, अगर 100 बार झूठ बोलिएगा तो सत्य की तरह प्रतीत होगा। इसी पर पूरा गोइबल्स का, जो हिटलर का प्रचार मंत्री था गोइबल्स, उसका फिर फिलॉसफी आधारित था कि झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच प्रतीत होने लगे। तो इस देश की मूर्ख जनता, अज्ञानी जनता के सामने मीडिया हर बार इतना बार परोसता है कि बस मोदी हैं तो यह देश है। मोदी के पहले तो न तो आज़ादी थी, मोदी के पहले न तो संविधान था, मोदी के पहले न अर्थव्यवस्था थी, मोदी के पहले कुछ नहीं था। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये 12-13 साल में बहुत सारे काम भी हुए हैं, कुछ अच्छे काम हुए हैं जिसके लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए। हमने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, जो आतंकवाद होता था। कांग्रेस और अन्य सरकार जो थे, जो कमज़ोर फॉरेन पॉलिसी था, सॉफ्ट स्टेट का तगमा लग गया था, उसके कारण हमारे देश पर बार बार आतंकी हमला होता, तो उस पर कड़ाई से उसको रोका गया। कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स हुआ, डिजिटल लिटरेसी बढ़ी। इन सारी चीज़ों के लिए नरेंद्र मोदी की दाद दी जानी चाहिए। जो सही चीज़ है वो सही चीज़ है, लेकिन दूसरे कार्यकाल के बाद अब जो शुरू हुआ है इसमें सिवाय भांटगिरी के और कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। एक्चुअली प्रजातंत्र में एक समझ, एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी शासक जो एक बार सरकार में आता है तो 5 साल में उसके पास जो विज़न होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अगर आपने दोबारा कंटिन्यू कराया तो जो विज़न को उसने इम्प्लीमेंट किया था उसको कंसोलिडेट करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने कंटिन्यू करा दिया तो फिर वो गलबाजी करता है, वो गपबाजी करता है और फिर वो उलूल जुलूल हरकत करता है। बिहार में भी ऐसा ही हुआ। 90 से 95 लालू जी का शासनकाल शानदार था, सामाजिक न्याय के लिए वो याद किया जाए। 95 से 2000 आते आते स्कैम्स का शुरू हो गया और पशुपालन में 96-97 में लालू जी फंसे। 2005 तक आते आते गवर्नेंस कोलैप्स हो गया। ठीक उसी प्रकार 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो 2005 से 10 शानदार काम हुआ। फिर 10 से 15 उसी को कंसोलिडेट किया और 15 के बाद सिवाय झूठ के, सिवाय आत्ममुग्धता के, सिवाय उस तगमे के कि सुशासन बाबू हैं, इन्होंने इस राज्य में ऐसा नेक्सस, एक पिक्चर था ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो ऐसा गैंग्स ऑफ सचिवालय बनाया, ऐसा भुंजा पार्टी बनाया जिसकी कलई अब खुल रही है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है ये कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है और कब तक चलेगा। एक ऐसा चश्मा पहनाने की कोशिश है इस देश के नागरिकों को कि सामने सब कुछ हरा भरा दिखे, मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखे। और जैसे मैंने एक बार कहा था ना, स्टालिन के ज़माने में एक मुर्गा लेकर उसके संग सभी पंख उधेड़ दिया और मंत्रियों को कहा कि देखो ये पब्लिक, इसका सब कुछ छीन लो, शिक्षा, धन, तर्क, ईमान, धर्म सब छीन लो। उसके बाद उस मुर्गे के पास कुछ दाने गिराए तो मुर्गा दाना चुनने लगा। स्टालिन ने कहा कि देखो यही है, इसका सब कुछ छीन लो, उसके बाद 5 किलो अनाज दे दो, उसको लगेगा यही विकास। हमारी देश की जनता, महान तो हम कदापि नहीं कहेंगे क्योंकि हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं, देश की अधिकांश मूर्ख जनता के सामने 5 किलो अनाज दीजिए और फिर वो मुर्गे वाला डांस देखिए। तो ये कुछ नहीं, ये मुर्गे वाला डांस चल रहा है। कहते हैं कि अगर आप महान हैं, अगर आपने बहुत काम किया है तो छोटे लकीर, किसी लकीर को छोटा करने के लिए उसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं, उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए ना। यदि आपको ईर्ष्या है नेहरू से, यदि आपको ईर्ष्या है गांधी से भी, तो उससे बड़ा व्यक्ति तो बन जाइए ना। आप अपने बड़े हो जाएंगे, ये अपने छोटा हो जाएगा। लेकिन नेहरू से एक दिन ज़्यादा हम शासन में रह गए, इसलिए नेहरू से हम बड़े हो गए, ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कोई मस्खरा, कोई जोकर या मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति ही कर सकता है, जो इस देश में अभी हो रहा है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।